आप 10 लोगों की कैंप लगा लीजिए, लठ उनको, बच्चों को लठ सिखानी शुरू करिए, सुबह एसएचओ आपके घर आ जाएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। अपनी स्पेशल सेना बना रहे हैं, आप अपनी सेना बना रहे हैं। यहां पे प्रोटेक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिल रही है इस देश में। ये इस देश का दुर्भाग्य है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दे आर बीन प्रोटेक्टेड राइट फ्रॉम 1947। 2014 में लोगों को उम्मीद जागी थी कि बदलाव होगा। फिर 2019 में लोगों को उम्मीद जागी कि समय है, अभी कम समय था, थोड़ा और समय लगेगा। 2025 आ गया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आज दोस्तों हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो वीर सावरकर को लेकर सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अभिनव भारत पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा जी। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, अभी हो क्या रहा है, आप सब देख रहे हैं किस तरह से भारत के खिलाफ एक तरह से युद्ध की शुरुआत हो गई है और हमारी सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ नहीं कर रही हैं, लोगों में आक्रोश है, बहुत कुछ है। इसी चीज को लेकर हम बात कर रहे हैं आज चेतन शर्मा जी से। चेतन शर्मा जी, आप एक राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या आपको लगता है एक राष्ट्रवादी होते हुए कि अभी जो रणनीति सरकार अपना रही है, क्या ये सही है? क्या और कुछ होना चाहिए था? जी बिल्कुल होना चाहिए था। जैसे कि अभी आप देखिए, हाल ही में जो 2 दिन पहले कश्मीर में घटना घटी है, मैं 2 दिन से ये प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से मैं इस चीज को लेके लोगों में आऊं, लेकिन ये ऐसी दुख की घड़ी थी जिसने हमको 2 दिन लगा दिए ये सोचने में कि हम पे इस पे क्या बोलें और क्या ना बोलें। बहुत दुख की घड़ी। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा नरसंहार कश्मीर के अंदर 90s से लेके आज तक कभी भी पर्यटकों पे इतना बड़ा नरसंहार जो हुआ है वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मुझे लगता है आज से पहले कभी नहीं हुआ। मेरा ये मानना है, और मेरा ही नहीं, राष्ट्र भी ये पूछ रहा है कि एक जगह पे जहां पे 2000 से लेके 3000 के करीब पर्यटक आपके आ रहे हैं, आप कहते हैं कि यहां पे सब कुछ ठीक है, कश्मीर में ठीक है, हिंदुस्तान में ठीक है। अभी जो मैं बात करूंगा वो मैं कश्मीर को लेके करूंगा, उसके बाद हम विस्तार में जाएंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि ये आज की रिसेंट घटना है 2 दिन पहले की। 2 दिन पहले जो हुआ, इसको मेरा ये मानना है कि ये पूरा का पूरा जो है ये सुरक्षा लैप्स है, एजेंसियों का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का फेलियर है, जो कि इस समय स्टेट में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हुए भी वो स्टेट के हेड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और 2019 में जब हमने 370 हटने का जश्न मनाया, और ना कि हमने मनाया, पूरे देश ने मनाया। आप मुझे यह बताइए राणा जी कि 2019 से लेके आज तक के कश्मीर में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? अभी तो बताते हैं कि भाई बड़ी अच्छी सुरक्षित जगह थी, अब तक कहां सुरक्षित है? एक दिन ऐसा बताइए जिस दिन कश्मीर में या जम्मू में कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले एक बयान आता है, बहुत से लोगों ने यह कहा, आपके गृह मंत्री ने कहा, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह कहा कि अब जो टेररिज्म है वो कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू में आ गया है। बिल्कुल ठीक है। और आप देखिए 2019 से लेकर लगातार आज तक मुझे नहीं लगता कि हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन बीतते हैं कोई ना कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हो रहा है। क्या क्या वजह लग रही है आपको कि जम्मू में आ गया है? देखिए, जम्मू में नहीं आ गया है, ये पूरे 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 प्रदेश में है। मैंने आपको क्या कहा कि सिक्योरिटी लैप्स है, आपकी एजेंसीज जो है वो टोटल फेलियर पे है। एक अभी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और एजेंसीज के माध्यम से एक रिपोर्ट आई है जो मैंने मीडिया में देखी, क्योंकि मैं तो वो कोट करूंगा जो देखी है, मेरे हाथ में नहीं है वो। ये कहा गया कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक
1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक पहलगाम के अंदर होटलों में रैकी की गई। अगर आपके पास यह सूचना थी कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक वहां पे रैकी की गई टेररिस्ट द्वारा, जी, तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया? आपने 3000 लोगों को एकदम से एक मैदान में फेंक दिया, जाइए आप जश्न मनाइए, आप खेलिए, कूदिए, घुड़सवारी करिए, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए क्या आपने वहां 4 गार्ड तैनात कर रखे थे? 40 मिनट तक वो नरसंहार चला है। क्यों क्यों लग रहा है कि वहां क्यों नहीं तैनात किए गए लोग? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही सवाल मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ? ये बड़ा सवाल है कि आखिर वजह क्या है। जब सबको पता है कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है उसको, तो वहां इतनी आर्मी फोर्सेस डिप्लॉयड होने के बावजूद कश्मीर में वहां आर्मी क्यों नहीं थी? और यह कहा गया है कि करीब 1 घंटे बाद वहां आर्मी पहुंची है। आपको क्या लग रहा है? राणा जी देखिए, इसमें ये आपकी अमरनाथ यात्रा का रूट है जिसपे ये हुआ है। चप्पे चप्पे पर आपने सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं। वो लोग कौन थे, कहां से आए, कैसे घुसे और कहां चले गए? आज आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसका बदला लेंगे, आज आपके गृह मंत्री कहते हैं इसका बदला लेंगे। भैया क्या 4 लोगों को मार के बदला ले लोगे? तुम्हारे 28 मारे गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि नाम चिन्हित करके, लोगों को चिन्हित करके मारा गया है वहां पे, और पूरे देश का हिंदू सोया है। मुझे आप ये बताइए कि हड़तालें करने से, जम्मू बंद करने से, कश्मीर बंद करने से, और ये जो प्रोपोगेंडा हो रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा है। कश्मीर के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये फेक प्रोटेस्ट हैं, क्योंकि कश्मीर जो है वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और 1947 से लेकर आज तक सिर्फ अपीजमेंट पॉलिसी जो चली वो कश्मीर के प्रति चली। जम्मू को हर बार नकारा गया, जम्मू के डोगरों को साइडलाइन किया गया। आपने पर्यटन स्थल भी वहां बनाए, क्या जम्मू में पर्यटन स्थल नहीं है? आप तो जम्मू में रह चुके हैं, आप जम्मू जाते हैं, आप भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, आप इन जगहों को देखिए, इनको क्यों नहीं डेवलप किया गया? यहां टूरिज्म क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्यों आप कश्मीरियों को पालते हैं, उन्हीं को खिलाते हैं। 75 साल से आप एक ही कम्युनिटी को पाल रहे हैं, और उन्हीं को आप सब फैसिलिटीज देते हैं, उन्हीं को आप शिकारे डाल के देते हैं, उन्हीं को आप लोन्स देते हैं, फिर उनके लोन माफ कर देते हैं। एक आम आदमी लोन लेने जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। तो ये अपीसमेंट पॉलिसी कब तक चलेगी? पहले ये भाजपा और कहती थी कांग्रेस कर रही है, अब कौन कर रहा है? पिछले 11 सालों में कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उसको कौन कर रहा है? आपको लग रहा है कि जो कश्मीर के जो तमाम, खास करके अब तो कहा जाता है कि अलगाववादी भी साथ में आ गए, क्या उन अलगाववादियों को साथ में कौन किसके साथ आया है? कौन किसके साथ आया है? ये तो दिखाते हैं। क्या चुनाव था ये? क्या जरूरत थी चुनाव कराने की? क्या आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बताना चाहते थे कि वहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमने बहाल कर दिया? क्या जरूरत थी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की? ये तो कह रहे हैं हमें निवेश नहीं मिला। जब आपके पास, आपको पता है सिक्योरिटी थ्रेट है, इतनी आपकी वहां पे हालात खराब हैं, इलेक्शन से पहले भी ये पोजीशन था, इलेक्शन के बाद भी वो पोजीशन है, तो सरकार बनवा के आपने दुनिया को यह दिखा दिया कि हमने एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनवा दी। कंट्रोल आपके पास है। आप मुझे एक बात बताइए, पिछले 3 दिन में जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कहां है? किसी मीडिया में दिखा? कहीं वो गृह मंत्री के साथ दिखा वो आपको? तो आपने पपेट बिठा दिए, उनको 1.5-2 लाख की सैलरीज दे दी, गाड़ी घोड़ा बंगले सब दे दिए। कंट्रोल तो फिर भी सेंटर के पास है, और सेंटर नाकाम है पूरे तरीके से। अभी जो 4-5-6 जो भी आतंकवादी वहां बताए जा रहे हैं, अभी तो ये भी कंडीशन, तो 6 मार के क्या कर लोगे? लेकिन बात यह है कि क्या उन 6 आतंकवादियों ने ही ये रचा है, या वहां लोकल भी उनको सपोर्ट मिली है? 6 ही कर सकते हैं क्या? आज डोडा में, आज सुबह से उधमपुर में एनकाउंटर चल रहा है, वो 7वां कहां से आ गया, वो 8वां कहां से आ गया? कठुआ में इंसिडेंट हो रहे हैं, वो कहां से आ गए हैं? आपके पास इनपुट्स हैं कि लोग हैं वहां, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। ये तो कह रहे हैं कि जो पंजशीर वाला जो इलाका है जम्मू का, कि सिर्फ वहां है अभी तक, ये कई सारी चीजें कह रहे हैं। पंचशील का इलाका अलग है, पीर पंचाल का इलाका अलग है। हाँ, पीर पंचाल वाला भी, पीर पंचाल वाला चला गया आपका राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डोडा में कहां से आ रहे हैं? भद्रवाह में कहां से आ रहे हैं? किश्तवाड़ में कहां से आ रहे हैं? उधमपुर में कहां से आ रहे हैं? कठुआ में कहां से आ रहे हैं? क्या इन लोगों को जानकारी नहीं है? आप बड़ी बड़ी बैठकें करेंगे, बड़े बड़े मीटिंग्स करेंगे, आप राउंड टेबल मीटिंग्स करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे हो क्या रहा है वहां? और पिछले कितने सालों से
आपने एक पॉलिटिकल आदमी को वहां पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा के रखा है जिसकी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है, तो कैसे कंट्रोल होंगी चीजें? आप ये कह रहे हैं कि भाई यहां से एक प्लांट कर दिया है व्यक्ति ले जाके? बिल्कुल प्लांटेड है वो। आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक आदमी उस चीजों को, आप मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर की वो किसी को समझ में नहीं आती। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जम्मू कश्मीर में 10 एजेंसियां काम करती हैं। और यहां पे प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एक हमारे में कहावत है कि तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपनी कुर्सी, अपने फंड्स, अपनी मैनेजमेंट, अपनी चीजों को खुद चलाऊं। जम्मू कश्मीर पुलिस का डीजीपी बीएसएफ डीजीपी की बात नहीं सुनेगा, बीएसएफ डीजीपी सीआरपीएफ के अफसर की बात नहीं सुनेगा, सीआरपीएफ वाला इंटेलिजेंस एजेंसी की बात नहीं सुनेगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाला, हर आदमी अपने आप में सुपीरियर बन के बैठा है। तभी जम्मू कश्मीर का ये हाल है। जम्मू कश्मीर नीड्स टू बी अ स्ट्रांग मैन, एक आर्मी का जनरल रिटायर्ड। आपने वीके सिंह को वहां भेज दिया, वीके सिंह को कश्मीर भेज देते। आपको वीके सिंह को गवर्नर ही बनाना था तो उस स्टेट में क्यों बना दिया जहां कुछ नहीं है? उसको आप कश्मीर का गवर्नर बना के भेजते ना। क्या आपके पास कैपेबल आर्मी एक्सपीरियंस्ड आर्मी एक्समैन नहीं है? बहुत सारे हैं। तो क्यों नहीं भेजते किसी को? क्यों नहीं एक ऐसी पॉलिसी बनती जम्मू कश्मीर को लेके? डर तो नहीं है कि कोई हमारा पॉलिटिकली अगर हम बंदे को बिठाएंगे तो वो हमारी पपेट बन के बात सुनता रहेगा? भैया ऐसा है, देखो, राजनीति में पपेट ही तो चाहिए। आपको अपनी दुकान चलाने के लिए यस मैन की जरूरत है, बट जम्मू कश्मीर को अगर आपको कंट्रोल करना है, यू हैव, आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आप फलांग करते हैं सॉरी, मुझे आप ये बताइए, पाकिस्तान के वीजे रद्द करने से क्या हो गया? क्या वो 27 जाने वापिस आ जाएंगी? बिल्कुल। जो आपकी जो कमियां हैं आप उनको हाईलाइट नहीं करते हैं। और माफ करिए, आपका मीडिया भी साथ में इनका साथ देता है। क्योंकि मीडिया इसलिए साथ देता है क्योंकि मीडिया को अपनी दुकान चलानी है। जो सरकार बोलेगी वो बोलना है, सरकार के पक्ष में बोलना है। विपक्ष, आज की डेट में मुझे बताइए विपक्ष में बोलने वाला कौन है? मीडिया वॉज सपोज टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, और पूरा का पूरा मीडिया वही बोलता है जो सरकार स्क्रिप्ट बना के देती है। भाई ये हो गया, वो हो गया, वही हो गया, वही हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया विपक्ष को नहीं दिखाता? विपक्ष को नहीं, फैक्ट्स को दिखाइए आप। मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे आज जो स्थिति कश्मीर में जो हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है, वो पक्ष विपक्ष और राजनीति में जाने का मसला नहीं है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि कंट्री के लिए कम से कम यार एटलीस्ट कंट्री के लिए तो स्टैंड लीजिए। आप देश के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि सरकार का फेलियर है? किस मीडिया मैन ने ये, किस मीडिया एजेंसी ने, किस मीडिया रिपोर्ट ने ये कह दिया कि सरकार फेल होगी वहां? मैं आपको खुले के मैं कह रहा हूं, मुझे चैलेंज करे कोई। मेरा सीधा सवाल है, 3000 आदमियों पे आपके पास 10 कांस्टेबल नहीं थे वहां पे। 1 घंटा लग गया आर्मी को वहां पहुंचने में। आपका अमरनाथ यात्रा का रूट है, आपने उसकी क्या रैकी कर रखी है? 1-1.5 महीने में तो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। आपके पास पूरे इनपुट्स है, आपके पास पूरा सिस्टम है, आप फिर भी काम करने को तैयार नहीं है। आप बीटिंग्स करेंगे, आप सैंक्शंस लगाएंगे, पाकिस्तान पे लगाएंगे, ठीक है, घुस के मारो ना पाकिस्तान को। 11 साल से मैं और आप तो यही सुन रहे हैं, पीओजे के ले लेंगे, पीओजे के ले लेंगे, पीओजे के ले लेंगे। कब ले लेंगे? मेरे और आपके मरने के बाद? कौन ले लेगा पीओजे के? कैसे ले लोगे पीओजे के? वो साले रोज घुसते हैं, रोज मारते हैं, रोज घुसते हैं, रोज मारते हैं। लेकिन बात यह आ रही है कि क्या वहां जो आर्मी है, वहां चप्पे चप्पे पे आर्मी बिठा सकते हैं क्या हम? देखिए, आर्मी अपना काम बखूबी कर रही है, फौज पे कोई संशय नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इस देश में फौज ना हो तो ये देश जो है ना, ये कल पूरा का पूरा खत्म हो जाए। ये फौज ही है जो हमको बचा के रख रही है। ठीक है, लेकिन क्या करोगे? एक आदमी के पीछे एक फौजी लगा दोगे, कैसे करोगे? आपको पता है लोकल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, लोकल लोग इन्वॉल्व हैं। यहां ये जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, इन्हीं के भाई भतीजे बहन भाई उनको घरों में शेल्टर देते हैं ना। ये बड़ी बात कही। सुनने में ये आया कि 2 वहां पश्तो बोल रहे थे। वो साले जो पश्तो बोल रहे थे वो किसके घर में खाना खा रहे थे? उनको किसने रखा था? उनको लाया कौन? उनको रूट किसने दिखाए? मैप्स कहां से आते हैं? चीजें कौन बताता है? सब पता रहता है। मतलब आर्मी का काम ये नहीं है।
आर्मी का काम है जहां कुछ इस तरह की घटना होती है उसको न्यूट्रलाइज करना। बिल्कुल। अब आर्मी घर घर में जाके लोगों को तो नहीं पूछ सकती ना। तो ये जो तमाम कहते थे इनके पास कि हमारे पास बहुत सारी इंटेलिजेंस है, वहां तमाम लोग हैं, उन लोगों को क्या दिखाना नहीं चाहते लोकल इन्वॉल्वमेंट को ये, या बचाना चाहते हैं? देखिए राणा जी, मैं एक बात करूंगा, मैं पिछले 10 साल से ये बात करता आ रहा हूं, 15 साल से। आज मैं आपके माध्यम से फिर बोलूंगा, ये बात कड़वी जरूर है, कई लोगों को मेरी ये बात बुरी लगती है, बट मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर इज बीइंग ट्रीटेड एज ए लेबोरेटरी। लैब देखिए आपने, लैब लैब होती है ना, साइंटिफिक लैब। हम तो लैब के स्टूडेंट रहे हैं। हाँ, तो साइंटिफिक लैब होती है ना। जम्मू कश्मीर इज बीइंग ट्रीटेड एज ए साइंटिफिक लेबोरेटरी। यहां रोज एक नया एक्सपेरिमेंट होता है सुबह, और शाम को वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अब मैं पॉलिटिकल चीजें बताता हूं। हार्डलाइनर्स को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाते हैं, उनको पालते हैं, ठीक है, उनको बढ़ाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक आदमी पिछले 20 साल से अगर जेल में है या हार्ड लाइनर है, वो बाहर निकल के चुनाव लड़ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है उसके पास? तुमको नहीं पता सोर्सेज कहां से आ रहे हैं पैसे के? सब पता है ये। लेकिन भौंकले के लिए कुत्ता चाहिए ना, तो उसको पालो। हम क्या करते हैं, हम घर में कुत्ता पालते हैं, किस लिए पालते हैं? भौंकने के लिए पालते हैं, उसको रोटी भी डालते हैं और भौंकता भी है वो। तो हम कर क्या रहे हैं? ये आपने लेबोरेटरी वाला जो एग्जांपल बताया, शायद लोगों को इस तरह से जम्मू कश्मीर को अगर आपको सुधारना है, और जम्मू कश्मीर को अगर आपको सीधे रास्ते पे लाना है, और यहां पे ये चीजों को न्यूट्रलाइज करना है, इसका एकमात्र जो उपाय है वो ये है कि इसकी पॉलिटिसाइज ना किया जाए इसको। और एक अच्छा अधिकारी, सरकार के पास बहुत कुछ है, भारत सरकार सही बात है, अपने आप में सक्षम है। आज भारत का पूरी दुनिया में नाम है, तो भैया आपके पास एक व्यक्ति तो ऐसा होगा, नहीं बहुत सारे हैं, इतने सारे मैं कहता हूं एक तो व्यक्ति होगा भैया, एक ऐसा ऑर्डिनेंस, एक ऐसा ऑर्डर तो ला दो कि भैया ये हमने ऑर्डर आदमी दे दिया, हर एजेंसी, हर सिस्टम का अफसर इसको रिपोर्ट करेगा, और ये करेगा गृह मंत्रालय को या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट। यहां क्या हो रहा है, आर्मी वाला आर्मी के अफसर को रिपोर्ट करता है, पुलिस वाला पुलिस के अफसर को रिपोर्ट करता है, सीआरपीएफ वाला कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं ना। अब कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? कोऑर्डिनेशन का कारण है कि सबको अपने नंबर बनाने हैं। कोऑर्डिनेशन करेंगे इसलिए, ये कोऑर्डिनेट तब होते हैं जब इनको कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए जाना पड़ता है, ऑपरेशन करने के लिए जाना पड़ता है, तब ये कहते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन है, क्योंकि गोली चल रही है ना, तो ज्वाइंट करेंगे। राणा जी, एक एसएचओ होता है ना, एसएचओ जिसको हम स्टेशन हेड ऑफिसर कहते हैं, एसएचओ को अपने एरिया की पूरी जानकारी रहती है, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, कौन बाहर से आ रहा है, कौन अंदर से आ रहा है, मेरे कौन क्या कर रहा है। तो लैब्स कहां है? उस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। आपका जमीनी स्तर कमजोर है, आपके जमीनी स्तर पे करप्शन घुसी हुई है, उस करप्शन को क्रैक करने के लिए आपको एक स्ट्रांग हैंड चाहिए वहां पे। मतलब वहां से इंफॉर्मेशन आ नहीं रही है ऊपर तक, क्यों आएगी? कैसी आएगी? और जिसके पास आएगी वो दूसरे को देगा नहीं। हाँ, ये आपने सही बताई, क्योंकि वो अपने ही हेड को ट्रांसफर, वो अपने हैंड से चाह रहा है ना कि मेरे हैंड से हो चीजें। देश की किसी को नहीं पड़ी है। लेकिन शर्मा जी, बात ये आ रही है कि देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो सबने देखा, ये एक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार क्या करे, हम लोग, मतलब जो आम लोग हैं, वो क्या करे? सरकार करने देगी आपको। अगर मैं कुछ करना चाहता हूं तो सरकार करने देगी। जैसे क्या करना? कुछ भी करना हो सरकार मुझे करने देगी, नहीं करने देगी। सुरक्षा का अधिकार भी। आज आपके कितने गौरक्षक लड़के जेलों में पड़े हैं ना? अच्छा, कौन ला रहा उनको बाहर? सरकार सोचती है उनके बारे में? नहीं सोचती है, पल्ला झाड़ लिया जाता है। ठीक है, बहुत सी चीजें की जा सकती हैं देश के अंदर। इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया, हमने क्या करा? हमने पुतले फूके, हमने मशालें जलाई, हमने जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, हमने रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि हमको रिटेलिएट करने का अधिकार नहीं है। हम कर सकते हैं। कैसे वापस आया ये अधिकार?
नहीं मिलेगा। कौन देगा आपको ये अधिकार? कौन देगा ये अधिकार? आप एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप एक पार्टी को स्टैब्लिश कर रहे हैं अपनी, क्या आप संविधान में ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, या मैं कर सकता हूं? अकेला तो खैर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता जब तक ना सरकार इस चीज में सहयोग करे। ऐसे ग्रुप्स क्रिएट किए जाए, मोहल्ला वाइज, शहर वाइज, लोगों को अवेयर किया जाए, उनको फ्री हैंड दिया जाए, वो नहीं मिलता है। आप छोड़ दीजिए, कश्मीर को भूल जाइए। नहीं, आप कश्मीर को भूलिए, 2 मिनट। आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली के अंदर पिछले 15 दिनों में, 3 महीने में कितने हिंदू लड़के मारे गए? कई सारों की क्या हो गया? कितने मर्डर हो गए दिल्ली में? और टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। और दिल्ली में नहीं, मैं कश्मीर से पूरी देश की बात करता हूं। पूरे देश में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। बंगाल में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। क्या कर रही सरकार? सो पढ़िए। हमारी जो संस्कृति थी उसमें भी हमारे लोगों को सुरक्षा करने का अधिकार था। कहां है? कहां है? बताइए मुझे, कहां है? अभी तो लोकतंत्र आने के बाद सब कुछ खत्म। आप 10 लोगों की कैंप लगा लीजिए, लठ, उनको बच्चों को लठ सिखानी शुरू करिए, सुबह एसएचओ आपके घर आ जाएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? अपनी स्पेशल सेना बना रहे हैं। आप अपनी सेना बना रहे हैं। यहां पे प्रोटेक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिल रही है इस देश में। ये इस देश का दुर्भाग्य है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दे आर बीन प्रोटेक्टेड राइट फ्रॉम 1947। 2014 में लोगों को उम्मीद जागी थी कि बदलाव होगा। फिर 2019 में लोगों को उम्मीद जागी कि समय है, अभी कम समय था, थोड़ा और समय लगेगा। 2025 आ गया, इस देश में कुछ नहीं बदला, बल्कि जो था उससे भी बदतर हो गया। हालात आपके सामने हैं। आप मुझे बताइए, कैसे कराएंगे आप अमरनाथ की यात्रा? क्या आप अपने परिवार को अलाउ करेंगे अमरनाथ यात्रा जाने के लिए? जो आज की वहां की परिस्थिति है, क्या आप अपने बच्चों को बोलेंगे बेटा जाओ अमरनाथ की यात्रा करके आओ? फिलहाल तो मैं खुद भी जाने के बारे में सोच रहा हूं कि नहीं। तो फिर हालात ऐसे, तो हालात आपने पैदा किए हैं ना। आप क्या करेंगे? आप 2-4-10 दिन में 2-4 लोगों को एलिमिनेट करेंगे, फिर अखबार में खबर आएगी, न्यूज चैनल में खबर आएगी, वो फलाना जो था वो फलाना पहलगाम में इन्वॉल्व था, मार दिया गया। वो फलाना इन्वॉल्व था, वो मार दिया गया। आप ये नहीं सोचते, हमारी आर्मी का जब एक जवान मरता है, जब एक अफसर मरता है, तो उसको बनाने के लिए सरकार का कितना पैसा लगता है? एक मेजर, एक कर्नल को तैयार करने के लिए सरकार का कितना पैसा लगता है? सही बात। और 2 टुच्चे से आदमी उठते हैं साले ड्रग्स के नशे में, पार से आते। पहली बात तो ये, पार से आते कहां से? आ गए जी, इतने आ गए, कहां से आ गए? मोहल्ले में किराएदार आता है तो एसएचओ उसकी ऐसी तैसी कर देता है, सारी इंफॉर्मेशन लेता है ना। तो ये कहां से आ रहे हैं? ये कौन ला रहा है इनको? आप उन स्लीपर सेल्स को या उन ओवरलोडेड वर्कर्स को क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहे? आपको आज तक इतने 70 सालों में, 75 सालों में यही नहीं पता लगा कि ओडब्ल्यूजी कौन है वहां कश्मीर के अंदर? जेल भरने से काम नहीं चलेगा भाई मेरे, जेल भरने से कुछ नहीं होगा। तुम पालो उनको। तिहाड़ में मैंने देखा है, अभी पिछले दिनों में गया था, मैंने देखा है कितने पल रहे हैं वहां, और इसके दम पे पल रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है उनके पलने के लिए? उनकी फैसिलिटीज देखिए अंदर जाके आप। आपने एक बड़ा सवाल किया कि अपीजमेंट की जो राजनीति है, बिल्कुल है, उस राजनीति की वजह से ही वहां हिंदू कमजोर हो रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, आपने अभी पार्लियामेंट का चुनाव देखा, ठीक है, भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि भाजपा ने 3 सीटें छोड़ दी कश्मीर की? ये अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? आप वहां से आदमी क्रिएट, जब मोदी जी की रैली होती है बख्शी स्टेडियम में तो 1.5 लाख आदमी होता है, और जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो आपके पास एक हिंदू नहीं है जो जाके चुनाव लड़े वहां। तो ये अपीजमेंट पॉलिसी नहीं है तो क्या है? आपने 3 सीटें छोड़ दी उनके लिए, आप 2 सीटें लड़े, जम्मू पुंछ और डोडा उधमपुर।
आपने 2014 में भी कंप्रोमाइज किया पीडीपी के साथ। मतलब जो कंप्रोमाइज पहले की सरकारों में चल रहा था आज भी चल रहा है, आपके सामने है, इसमें बोलने का क्या है? भाई वो तो क्लियरली कहते थे, कौन? जो पुरानी सरकारें थी वो तो क्लियरली करते थे कि भाई उन्होंने तो कि नेहरू के दोस्त हैं, फिर उनके दोस्त हैं, इनके दोस्त हैं, लेकिन सब सबके दोस्त हैं, सब सबके दोस्त हैं। एक कहावत सुनी है आपने, हाथी के पांव में सबका पांव। तो हाथी के पांव में ना सबका पांव है, ये सब सबके दोस्त हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। यही कारण है। देखिए, आप टारगेट किसको कर रहे हैं? आप टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान को। आप सत्ता में आए, आपने कहा पीओजे के हम लेके रहेंगे। मुझे नहीं लगता मेरे जिंदा जी वापस आएगा, क्योंकि आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है। कर दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया आपके कश्मीर में, आपने अपने बॉर्डर्स टाइट कर लिए, क्यों? चलिए अंदर चलते हैं ना, घुस के आइए। अभी आपको लग रहा है कि जो कदम उठाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, वो सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए कदम उठाए या कुछ करने के लिए? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये चीजें करी जा रही हैं। इनमें मुझे बताइए कौन सा ऐसा हार्ड स्टेप उठा लिया आपने? कौन सा ऐसा हार्ड? अटारी बंद करके क्या कर लिया आपने? क्या करोगे अटारी बंद करके? बंद सही रहता है वैसे। बंद है तो क्या कर लोगे? आपके देश में लाखों की तादाद में बांग्लादेशी घुस गए हैं, घुसपैठ हो गई है, क्या कर लिया आपने उनको रोकने के लिए? सच्चाई है, बंगाल जला दिया पूरा का पूरा। आपको क्या लगता है कि अभी क्या कश्मीर की वो हालत हो गई है? क्या कदम उठाने चाहिए अभी आपके अकॉर्डिंग? देखिए, वो मैं बोलूंगा तो वो गलत जाएगा। वैसे तो ये कहते हैं कि खून का बदला खून होता है, लेकिन खून का बदला ये नहीं है कि आप 27 को खून का बदला 4 से ले लोगे जो आए। हम आपको एक कहावत सुनाता हूं, छोटी सी। हमारे में एक कहावत है, कहते हैं चोर को मारने से कुछ नहीं होता, चोर की मां को मारो कि दोबारा चोर पैदा ना हो। तो आज जो आवश्यकता है वो चोर की मां को मारने की है, और चोर की मां को आइडेंटिफाई कौन करेगा और मारेगा कौन? किस में इतना दम है? मोदी जी तो आज की रैली में कह चुके हैं कि हम जिन्होंने हमला किया है उनको, और जो इसके पीछे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। पीछे वाले तो पीछे है ना, तो पीछे जाएगा कौन? पीछे कौन जाएगा? मतलब आपको विश्वास नहीं है अभी कि कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोग भूल जाएंगे, लोग पुलवामा भूल गए। किसको याद है आज पुलवामा? याद है किसी को? बताइए आप मुझे। पुलवामा सिर्फ साल में एक बार हमको याद आता है जब हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल। चिट्टी सिंह पूरा हुआ, आपको याद होगा। किसको याद है चिट्टी सिंह पूरा? मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि मूलतः मैं उस राज्य का हूं, तो मुझे वहां की थोड़ी बहुत जानकारी यहां है। किसको याद है चिट्टी सिंह पूरा आज की डेट में? भूल जाते हैं, सच्चाई है ये। लेकिन एक और चर्चा, ये भी भूल जाएंगे लोग। एक और चर्चा चल रही है, बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया पे ये चर्चा है कि गवर्नमेंट चुनावी फायदे के लिए ये सब कराती है। कौन सा चुनाव हो रहा है? ये गवर्नमेंट कौन सा चुनाव हो रहा है अभी? सोशल मीडिया जो वो है ना आपकी इंसाइक्लोपीडिया, उसको आप छोड़ दीजिए। हम हिंदुओं में मैं खुल के बोलता हूं, हम हिंदू किस लिए रह गए हैं पता है आपको? हम सुबह उठेंगे, कॉफी का कप लेंगे, अखबार उठाएंगे, एयर कंडीशन ऑन करेंगे, टीवी लगाएंगे, खबरें सोचेंगे, बीवी के साथ बैठ के टिप्पणियां करेंगे, वहां से उठेंगे किसी क्लब में जाएंगे, वहां बैठ के टिप्पणियां करेंगे, देश में ये होना चाहिए, देश में ये होना चाहिए, देश में ये होना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों को ये नहीं बोलेंगे बेटा सुबह उठ के मंदिर जाओ। वो उठेगा ही 12 बजे साला। संस्कार ही नहीं है हमारे अंदर। जिन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है उनको देशभक्ति का क्या पता? तो चीजें तो नीचे से ठीक करने की जरूरत है। वो पॉलिटिकल आदमी नहीं ठीक कर सकता, ना मैं कर सकता, ना मोदी जी करेंगे, क्योंकि मोदी जी बैठ गए अब अपनी जगह पे। अहम ब्रह्म है वो, ब्रह्मा है सृष्टि के, उससे नीचे उनको अब कुछ नहीं दिख रहा है। समझ गए? तो जो बेसिक चीजें हैं ना इस देश में, वो खत्म हो रही हैं अब।
आपकी बेसिक जो चीजें हैं, जो आपके संस्कार थे, वो खत्म हो गए। जब संस्कार ही नहीं है तो देश कहां से बचेगा? अपने संस्कारों की जो बात की वो बड़ी अच्छी बात की। हम संस्कार को लेके कभी आपके साथ फिर से बैठेंगे कि वास्तव में भारत की जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे राष्ट्रवादी संस्कार है, देश प्रेम के संस्कार है, अपनी गौरवशाली परंपराओं, गौरवशाली संस्कृति को लेकर किस तरह के संस्कार है, उन पर हम आपसे फिर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई भारत के लोगों को भी इस आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत है? बिल्कुल है, बट मेरा सवाल फिर वही है कि करेगा कौन? करेगा कौन? सिस्टम को करेक्ट कौन करेगा? हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को पाश्चात्य सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं, हम अपने संस्कारों की तरफ नहीं लेके जा रहे। और माफ करिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, जो लोग हमारे इन चीजों को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मंचों से, पीठों से, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो विषय गलत रहेगा, लेकिन वो भी किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए। यहां एवरीबडी इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ, नोबडी इज स्टैंडिंग फॉर अ नेशन हियर। देश की किसी को जरूरत नहीं है, सबको अपनी जरूरत है। ये बहुत बड़ी बात किया, देश की किसी को जरूरत नहीं है, सब अपने लिए, सब अपने लिए कर रहे हैं। और दोस्तों यही जो बात है ना, हम ये सीख जाएंगे, ये हम समझ जाएंगे, अपने आने वाले पीढ़ियों को ये बता पाएंगे ना, तो शायद इस देश की संस्कृति, इसके कल्चर को, इसकी सोच को कुछ बदल पाएंगे। चेतन जी ने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया, क्योंकि वो खुद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। जम्मू कश्मीर की हर परिस्थिति, इकोलॉजी से लेके सोशल एस्पेक्ट से लेके सभी को वो जानते हैं, हर चीज के बारे में। इसलिए हमने स्पेशली आज चेतन शर्मा जी के पास आए और उनसे पूछा जो आप सबने सुना। तो दोस्तों फिर से हम कभी चेतन शर्मा जी को आपके सामने लाएंगे। चेतन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद राष्ट्र।